गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर और जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल ने हमें खान पान की जो बदलती तस्वीर है उसमें हमें खान पान की एक मिली जुली संस्कृति का उदय हुआ होना बताया है कि इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए हैं और गृहिणियों और जो कामकाजी महिलाओं हैं उनमें सबको अलग अलग व्यंजन बनाने की उनके लिए अनेक प्रकार की विधियों का ज्ञान हुआ है और इनसे उनका समय बचता है और हमारी पीढ़ी को देशी विदेशी और अलग प्रकार के व्यंजनों को जानने, समझने और उपयोग करने का सुअवसर मिला है। भले ही वह किसी न किसी रूप में हो, बदलती खान पान की जो तस्वीर है उससे एक बात अवश्य है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता है वो 100% नहीं है। हम जो खान पान के अनेक बदलने के अनेक कारण हैं, क्योंकि लोग हैं वो काम धंधों के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, अपने रोजगार के लिए किसी को किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। इससे उनको वह वहाँ पर उनके जो वहाँ के जो स्थानीय व्यंजन होते हैं उनको उन्हें खाने का मौका मिलता है और उससे क्या होता है कि वो उनको जानने और समझने लगते हैं। अब देखने में यह आता है कि बड़े शहरों में जब दोपहर में भोजन के टिफिन खुलते हैं तो उसमें अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन होते हैं। इससे बच्चे अच्छा अनुभव करते हैं और उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। तो यही हमें जो रामचंद्र जी प्रयाग शुक्ल है उन्हें हमें इस पाठ में खान पान की बदलती तस्वीर में हमें यही बताया है कि इस खान पान के माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए खान पान की जो नई संस्कृति से राष्ट्रीय एकता का माध्यम भी बन सकती है। बीज का काम कर सकती है, परंतु यह बीज तभी विकसित होगा जब हम खान पान से संबंधित जुड़ी हुई अन्य चीजों की ओर भी ध्यान देंगे, जो सोचेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, हम अपनी पाठ खान पान की बदलती तस्वीर का अध्ययन करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। अंडरलाइन कर लीजिए, इसको 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है कि कितने वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। तो पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। इसमें लेखक हमें बता रहे हैं कि जो इडली डोसा जो पहले दक्षिण भारत तक सीमित था, केवल दक्षिण भारत के लोग ही नहीं खाते थे, अब यह उत्तर भारत में भी फैल गया है। और अब जो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वह लगभग हमारे पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फूड किसे कहते हैं? जो तुरंत पकने वाले होते हैं, वह भी हमें कहीं भी मिल जाएंगे। किसी भी शहर में जाइए, उनका प्रचलन है वो खूब बड़ा है। और फास्ट फूड है वो फास्ट फूड में कौन कौन से आते हैं? जैसे बर्गर होते हैं, आपके नूडल्स होते हैं, जैसे इनकी कई चीजें शामिल हैं इसमें। और एक जमाने में जो कुछ लोगों तक सीमित था, जिसे चाइनीज नूडल्स कहते थे, वह अब किसी के लिए भी यह अजनबी नहीं रही है। तो स्टूडेंट, अपना दूसरा प्रश्न भी यह बन रहा है कि दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध क्या व्यंजन है? तो इडली,
इडली, डोसा, बड़ा, सांभर। रसमन दक्षिण भारत का व्यंजन है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञप्ति रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं कि 2 मिनट में जो नूडल्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। उससे हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारे हर घर में अब ये बनते हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञप्ति रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। इसी तरह जो नमकीन के जो स्थानीय प्रकार है वो तो अभी तक भले ही हमारे घर में ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञप्ति रूप है वो घर घर में मिल चुके हैं। क्योंकि स्टूडेंट आप भी देखते हो कि आलू चिप्स है वो कई तरह की वैरायटियों में बाजार में उपलब्ध है और आप उसे खरीदते भी हो। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद देकर खाई जाती हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। गुजरात का क्या है? ढोकला। तो गुजरात का जो ढोकला है वो अब देश के कई हिस्सों में खाया जाता है और बंगाली जो मिठाई है रस भरी, उसकी भी कई देश के और कई हिस्सों में उसकी चर्चाएं होती है और वह कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य व्यंजनों प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी स्थानीय जो व्यंजन है के साथ साथ अब जो प्रदेशों के व्यंजन हैं वो भी हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्य वर्ग जो जीवन में भोजन विविधता में अपना जगह बना चुके हैं। खान पान के में जो स्थानीयता है उसमें स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान में स्थानीयता का यह अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र के व्यंजन जो उसी इलाके में बनते हैं, जैसे इडली, डोसा दक्षिण भारत का स्थानीय व्यंजन है, गुजरात का ढोकला, पंजाब का सरसों का साग, मक्के की रोटी उनका स्थानीय व्यंजन कहलाता है और अपने राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है। तो जो जिस क्षेत्र में विशेष रूप से बनाए जाते हैं उन्हें स्थानीय व्यंजन कहते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में विशेष व्यंजन जो उसी इलाके में बनते हैं उन्हें कहते हैं स्थानीय व्यंजन। जैसे दाल बाटी चूरमा है वो अपने राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। कुछ चीज और भी हुई है, जैसे कि अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड थी वो केवल जो साहब होते थे, अंग्रेज होते थे, अधिकारी होते थे, जो साहब होते थे उन तक ही सीमित थी, लेकिन अब कस्बों तक, गांवों तक, ढाणियों तक पहुंच गई है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा सकती है। और नाश्ते के रूप में आप सभी देखते हो कि घर में आप नाश्ते के में ब्रेड खाते हो तो लाखों करोड़ों के भारतीय घरों में यह सेकी व तली जा सकती है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी भी है। खान पान की इस जो बदल हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो नए जमाने के जो बच्चे हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो प्रौढ़ लोग होते हैं वो कम खाते हैं, लेकिन हमारे घर के जो युवा वर्ग हैं, जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, वो इन पर इनका ज्यादा असर हुआ है। तो अब अपना प्रश्न ये भी बन रहा है स्टूडेंट कि खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग, खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। इससे एक नुकसान और क्या हुआ है
इससे एक नुकसान यही हुआ है कि जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। जो पहले के, इससे एक नुकसान क्या हुआ है कि जो पहले के जो स्थानीय व्यंजन थे हमारे, उनके बारे में वो बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जो हमारे इलाके में बनते हैं, उनके बारे में अब के जो बच्चे हैं, की जो युवा पीढ़ी है, वो कम जानती है। इससे एक नुकसान ये हुआ है कि आप भी देखते हो स्टूडेंट कि आपको यदि एक तरफ बर्गर, डोसा, इडली, सांभर वड़ा ये दे दिया जाए, दूसरी तरफ आपको पास चूरमा, दाल बाटी रख दिया जाए, तो आप फास्ट फूड को खाना अधिक पसंद करेंगे, नूडल्स वगैरह को, और इनको आप नहीं खाएंगे, क्योंकि इनसे क्या होता है, आप इनके स्वाद के बारे में जानते नहीं हो, इनका स्वाद आपको मुंह लग चुका है, इसलिए आप इनको ज्यादा खाना पसंद करते हो। तो ये लेखक हमें ये कह रहे हैं कि जो अब इस खान पान की मिश्रित संस्कृति का एक दुष्प्रभाव यह हुआ है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको कम जान पा रही हैं, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। स्थानीय व्यंजन की तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गई हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। वो कहते हैं कि जो पहले बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे थे, वो दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में ये छोटी हुई है। अब इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि बम्बई का क्या पसंद है, बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे ये प्रसिद्ध हैं, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छुटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात नहीं रही, यानी जो चीजें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों की रह गई है। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनमें व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। कि लेखक हमें यह बता रहे हैं कि इस खान पान की संस्कृति से, इस मिश्रित संस्कृति से एक लेखक चिंतित यह भी है कि इससे हमारे स्थानीय व्यंजनों को लोग भूलते जा रहे हैं। क्योंकि अब क्या है कि पहले जो गृहिणियां थी वो कामकाजी नहीं हुआ करती थी, वो घर में ही रहकर तरबूज और खरबूजे के बीज सुखा लेती थी। लेकिन अब क्या है, गृहिणियां हैं वो कामकाजी हो गई है, अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो खरबूजे के बीज सुखाए और फिर उन्हें छीले और उनसे व्यंजन तैयार करे। इससे भी इनकी जो गुणवत्ता है उसमें फर्क आया है। और जो ऋतुओं के अनुसार जो फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब गृहिणियों के पास नहीं रह गई है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर जो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीजों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर और महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब ये लेखक हमें बता रहे हैं कि स्थानीय व्यंजनों में कमी क्यों आई है। कि स्थानीय व्यंजनों में कमी इसलिए भी आई है कि एक और तो विदेशी जो व्यंजन हैं वो हमारे द्वारा अपनाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कि देसी विदेशी व्यंजन है, उन्होंने बनाने की जो सुविधा है, वो जो उनकी सरल प्रक्रिया है, और जटिल प्रक्रियाओं वाली जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, कभी कभार ही जो व्यंजन पुस्तिकाएं होती हैं उनमें देकर बनाई जाती है। और अब जो शहरी जीवन में जो भागम भाग है, वो उनके पास, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है
कि वो एकदम से समय देकर के व्यंजन तैयार कर सके। वो लोग वो ही व्यंजन तैयार करते हैं जो अतिशीघ्र पक जाए और जिनमें टाइम नहीं लगे। तो अब इसके अलावा इसको किसने प्रभावित किया है कि एक अमर और महंगाई ने भी इसको प्रभावित किया है कि इसे धीरे धीरे जो लोग हैं वो इनसे वंचित होते जा रहे हैं। और जिन व्यंजनों में बिना मेयों का स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन सकता है कि जो व्यंजन बनाए जाते हैं तो उन्हें उनमें जो बनाने में जिन मेयों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में लोग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जिनमें अगर मेवे गिरते हैं और जो जिसे आप ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं उन्हें अगर किसी व्यंजन को बनाते समय नहीं डाला गया और वो डालना जरूरी होता है तो उसमें स्वाद नहीं आता और लोग उससे इसलिए भी दूर हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, लोग उन्हें खरीद नहीं पाते हैं, इसीलिए भी स्थानीय व्यंजन को लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी खान पान की बदलती तस्वीर के एक भाग का अध्ययन करेंगे। कल हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं।